नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। चर्चा में इस हफ्ते कई सारी बड़ी खबरें हैं, सुर्खियां हैं, जिन पर हम बात करेंगे और कुछ अनाउंसमेंट भी हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। लेकिन सबसे पहले जो हमारे आज के चर्चा में शामिल होने वाले हमारे साथी हैं, मेहमान हैं, उनका परिचय करवा दूं मैं। ऑनलाइन हमारे साथ दो लोग जुड़े हैं। हमारे साथ स्मिता शर्मा हैं। स्मिता को आप लोग लगातार चर्चा में सुनते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी पत्रकारिता के बारे में आप लोगों ने जाना है, बहुत सारे विषयों पर आपने उनकी राय भी जानी है। पिछले हफ्ते बहुत बड़ा आयोजन हुआ, G20 समिट हुआ, स्मिता उसमें व्यस्त रही, तो वहाँ से कुछ ज़रूरी जानकारियाँ, हालांकि हमने 2 हफ्तों में काफ़ी बातचीत की है G20 पर, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत बारीकियां होती हैं उसको स्मिता से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्मिता, स्वागत है। Thank you so much, Atul. Good morning, everybody. और इसके अलावा हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं दीप मुखर्जी, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। अ, एक बड़ा मामला लगातार हमारे निगाहों में है, और वो है कोटा के जो तमाम कोचिंग संस्थान है, वहाँ पर युवाओं की आत्महत्या का जो मामला है वो बड़ा होता जा रहा है। अभी 8 महीनों में पिछले 23 के करीब बच्चों की मौत हुई है आत्महत्या के जरिए। तो थोड़ा सा हम दीप से इसके इर्द गिर्द और वहाँ पर जिस तरह की स्थितियाँ हैं वो सबको समझने की कोशिश करेंगे, इस मसले को भी। और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे साथी सहयोगी विकास जांगला। विकास, आपका भी स्वागत। जी। दीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अतुल। मैं जल्दी जल्दी एक दो जानकारियां हैं। एक तो आप लोगों के बहुत सारे लेटर हमें मिले हैं, तो उसमें कुछ हम इस हफ्ते की चर्चा में शामिल भी करेंगे। इसके अलावा आपको पता है, पत्र भेजने का बहुत सीधा सा तरीका है www.newslaundry.com/podcast-letters। इस पर जाकर आप सीधे हमें लेटर भेज सकते हैं, और उस पर चर्चा क्या लिखना ज़रूर मेंशन करें, ताकि पता चले कि यह लेटर किसके लिए है, क्योंकि हमारे और भी कई सारे पॉडकास्ट और वीडियो शोज़ हैं, तो उससे थोड़ा सा आसानी होती है। दूसरा तरीका है कि आप सीधे हमें मेल कर सकते हैं podcasts@newslaundry.com पर। उसमें सब्जेक्ट लाइन में चर्चा ज़रूर लिखें। न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने जो भारत से बाहर विदेशों में मौजूद हमारे प्रशंसक हैं, जो हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के मर्चेंडाइज़ पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक उनको वो मिल नहीं पाती थी, उपलब्ध नहीं थी, अब वो विदेशों में भी इसको प्राप्त कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। एक रास्ता हमने इसका निकाला है। एक वेबसाइट है kadakmerch.com/collections/newslaundry। इसके ज़रिए आप न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम जो हमारे मर्चेंडाइज़ हैं उनको आप विदेशों में भी बैठकर पा सकते हैं। हमारा पॉडकास्ट जो ऐप है न्यूज़ लॉन्ड्री का, आपको पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था, उसमें कई सारे नए फीचर्स जुड़े हैं, कई सारे सुधार हुए हैं, कुछ जो छोटी मोटी खामियां थी उनको दूर किया गया है। तो एंड्रॉयड और iOS दोनों सिस्टम पर इसमें बहुत सारे नए बदलाव, सुधार आपको दिखेंगे। तो इसको अपडेट कर लीजिए अगर नहीं किया है आपने, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लें। मोनू मानेसर से जुड़ी हमारी जो डॉक्यूमेंट्री थी रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन हमारा ये एनएल सेना प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, तो इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाने में मदद करें। मोनू मानेसर, आपको पता है कि पिछले हफ्ते हरियाणा की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया मानेसर के पास से, और उसके बाद उन्हें राजस्थान की पुलिस को सौंप दिया गया। नासिर जुनैद नाम के जो भरतपुर के 2 युवक थे, उनकी हत्या का आरोप है मोनू मानेसर के ऊपर। इसके अलावा और भी कई सारे आरोप हैं। जो नूह में हिंसा हुई, दंगा हुआ, उसमें भी मोनू मानेसर के वीडियो की एक भूमिका है काफ़ी समय से। तो ये न्यूज़ लॉन्ड्री की डॉक्यूमेंट्री है, इसमें हमने मोनू मानेसर के साथ रहकर बहुत एक लंबा वक्त बिताकर, और उनकी पूरी जो कार्यप्रणाली थी, मोडस ऑपरेंडाई थी, जो उनकी टीम थी, उनके जो काम करने की जो स्टाइल थी, कौन कौन लोग थे, किस तरीके से उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल ये लोग करते थे, तो ये सारी चीज़ें जो थी उसको बहुत करीब से देखा और समझा है। वो डॉक्यूमेंट्री आपके लिए उपलब्ध है। ये ज़रूरी जानकारियाँ थी। अब मैं जल्दी से सुर्खियों पर आता हूँ।
एक तो सबसे बड़ी जो खबर है, जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि राजस्थान के कोटा में एक कोचिंग सेंटर, जो कि एक बड़ा हब है कोचिंग सेंटर्स का, जहां पर बड़ी संख्या में छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे विषयों में पढ़ाई के लिए और उसकी तैयारी के लिए जाते हैं। वहां पर इस साल के 8 महीने जो अब तक बीते हैं, इसमें 23 बच्चों ने आत्महत्या की है। ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला और चिंताजनक आंकड़ा है। तो इस समस्या पर हम बात करेंगे। इसके अलावा कल एक और बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। इंडिया अलायंस, जो कि विपक्ष के 24-25 दलों का जो गठबंधन है, उसने 14 न्यूज़ एंकर्स जो हैं उनके नाम का ऐलान किया है और उनके बायकॉट का बहिष्कार की घोषणा की है। इनमें तमाम बड़े चैनलों के बड़े वो चेहरे हैं जिन्हें आप रोज़ देखते हैं। इस पर हम स्मिता भी टेलीविज़न में लंबा अरसा गुजार चुकी हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर और क्या इसके सही हैं, क्या इसमें गलत है, इन तमाम पहलुओं को एक बार एक नए सिरे से देखेंगे कि ये जो इंडिया अलायंस की घोषणा है, इसमें मतलब एक बड़ा बटा हुआ सा नज़रिया सामने आ रहा है कि ये होना चाहिए था या नहीं। देखते हैं क्या होता है। इसके अलावा एक घटना उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से है और बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, और कैसे पब्लिक मनी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ इतना कमज़ोर है, और कैसे जो सत्ताधारी वर्ग है या सत्ताधारी जो दल है जो पावर में है और जो पॉलिटिशियन है, कैसे उस चीज़ को एकदम फॉर ग्रांटेड लेते हैं या उस पर अपना हक समझते हैं, अधिकार समझते हैं। उसका एक उदाहरण है ये घटना। मिर्ज़ापुर ज़िले में एक गांव है लहुरिया डाह। यहाँ की डीएम थी दिव्या मित्तल। उन्होंने लगभग और ये जो लहुरिया डाह गांव है, यहाँ पर पानी नहीं आता था। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन टैंकर से पानी की सप्लाई होती थी। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया और किसी तरह से उस गांव में पानी पाइपलाइन के ज़रिए पहुंचाया। और जब ये पानी जिस दिन पहुंचा है, उस दिन ये ख़बर मीडिया में आई, और उसके अगले दिन दिव्या मित्तल को पहले मिर्ज़ापुर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही एक दूसरे ज़िले बस्ती में ट्रांसफ़र किया गया और फिर वहाँ से उनको हटाकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया इंतज़ार करने के लिए। एक तरह से एक पनिशमेंट जैसा हो गया उनके लिए। वजह क्या रही, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। जो मैंने कहा कि पब्लिक मनी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ इतना कमज़ोर है कि लोग कैसे उसका मिसयूज़ करते हैं। जो मिर्ज़ापुर ज़िले के भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने शिकायत की कि ये योजना, सरकार की योजना के तहत ये पाइपलाइन बिछी और ये पानी पहुंचा, और ये हर घर जल जैसी योजना जो हमारी केंद्र सरकार चला रही थी, उसके तहत ये सारे काम हुए थे। और डीएम साहिबा ने बिना किसी को बुलाए, बिना किसी जनप्रतिनिधि को इसमें वहाँ पर निमंत्रित किए, खुद ही इसकी घोषणा कर दी और इसको पानी पहुँचा दिया। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपनी पार्टी के तमाम शीर्ष बड़े नेताओं को शिकायत भेजी। उसके बाद ये कार्रवाई हुई। अब इसका जो ज़्यादा निराशाजनक और चिंताजनक पहलू है, इस घटना के उनके सस्पेंशन के 3 दिन बाद उस पाइपलाइन को अज्ञात लोगों ने, अननोन्स लोगों ने तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर से वो गांव पानी से विहीन हो गया। तो स्मिता, ये जो घटना है, किस तरह से जो पॉलिटिकल क्लास है कुछ चीज़ों पर कैसे नाक का मुद्दा बनाकर, और बहुत ज़रूरी जो लोगों के विषय हैं कि पानी जैसी ज़रूरी चीज़ जिससे 75 साल से एक गांव जूझ रहा था, वहाँ पानी पहुँच गई, लेकिन चूंकि नाक का मुद्दा था कि किसी को उसमें नहीं बुलाया गया, और वो सत्ता में है, तो वो पार्टी उसको या उसके नेता को लगता है कि मेरा वहाँ होना ज़रूरी था, मेरा फीता काटना ज़रूरी था। अगर मैंने फीता नहीं काटा तो उस पाइपलाइन को भी हटाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, और डीएम को भी वहाँ पर रहने का हक नहीं है। ये पूरी जो व्यवस्था या जो पूरा जो घटनाक्रम है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? कैसे देख रही हैं आप इसको? अतुल, ये ना सीधे तौर पर एरोगेंस ऑफ पावर है। जब आप लंबे समय से आप सत्ता में रहते हैं या लंबे समय में नहीं भी रहते हैं, पावर बहुत जल्दी जो है करप्ट करता है, इंसान को भ्रष्ट करता है। और सबसे बड़ी जो बात हो गई है आज की तारीख में, मुझे लगता है कि जहां हम एक चुनाव से दूसरे चुनाव की ओर भागते रहते हैं, लोगों की जो नेता हमारे समाज से ही नेता बनकर उभर रहे हैं, जो एम्पैथी होनी चाहिए, जो सिंपैथी होनी चाहिए, वो मिसिंग है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको इस बात पर भरोसा है कि मैं वोट आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ वो मशीन में जो वोट डाले जा रहे हैं उसके आधार पर नहीं जीत रहा हूं, मैं वोट दरअसल सत्ता के बल पर जीत रहा हूं, मैं मसल पावर पर जीत रहा हूं, मैं जातीय समीकरण पर जीत रहा हूं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इस वक्त ये जो फिल्म जवान है,
जो जलवा मचाए हुए हैं थिएटर्स में शाहरुख खान की, और सारी की सारे राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, वो एक दूसरे पर जो है पॉट शॉट्स ले रहे हैं जवान का जिक्र करते हुए कि देखो जवान में जो है तुम्हारे भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा किया गया है, देखो जवान में जिस सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए हैं वो सिस्टम दरअसल तुम्हारी पार्टी का है। लेकिन ये मतलब सुनने को लगेगा कि हम स्टीरियोटिपिकल फ्रेजेस यूज कर रहे हैं। ये दिक्कत हो गई है कि हमाम में सब नंगे की तमाम राजनीतिक दलों में ऐसे ऐसे पार्टी में लोग आ चुके हैं जो जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि भाई ठीक है, अगले चुनावों तक जरूरी नहीं है कि ये लोग जाकर मेरी पार्टी को वोट देते हैं या नहीं, उसके आधार पर ही मैं जीतूंगा, बल्कि काफी सारी चीजें हैं जिसके जरिए मैं दरअसल वोट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इफेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सिंपल तौर पर जो एरोगेंस ऑफ पावर है। ठीक बात। दीप, एक अधिकारी जी जो आता है शुरुआत में बहुत आइडियलिस्ट होता है, बहुत सारे उसके अंदर भावनाएं होती हैं कि वो ही इज देयर टू सर्व द कंट्री। जी उसको अचानक से इस तरह की पॉलिटिकल उसमें स्लगफेस्ट में या खींचतान में और जो उसको कहते हैं ईगो टशल में फंसा दिया जी जाता है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी देखिए, कॉन्सिस्टेंटली देखा गया है कि जैसे कुछ भी, जैसे शिलान्यास की काम हो या कोई और काम हो, उसमें पॉलिटिशियंस, इवन जो एकदम ही लोकल लेवल के हैं, जैसे कोई पंचायत के मेंबर हैं या सरपंच है कोई गांव के, वो हमेशा क्रेडिट लेने के लिए वो रेडी रहते हैं, क्योंकि इसको वो एक तरह से चुनावी लीवरेज की तरह यूज करते हैं। हाँ। एंड इसमें जैसे कोई एक आइडियलिस्टिक आईएएस ऑफिसर हैं, वो खुद इनिशिएटिव लेके इस इशू को सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं काम, तो उसमें बहुत छोटे छोटे चीजों से भी देखा गया है कि पॉलिटिशियंस को फर्क पड़ता है कि कोई जो प्लैंक पे नाम है कि नहीं उनका कहीं पे, या कार्ड में किया गया है कि नहीं। तो इससे एक लग रहा है कि एक तरह से एक उनको शायद इस बात का जो एक एरोगेंस पॉलिटिशियंस का, जैसे स्मिता जी कह रहे थे, कि उसी का एक एग्जाम्पल है कि इसको तोड़ दिया गया पाइपलाइन को जो है। और कई बार तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे ऑर्डर्स भी इशू करते हैं कि कुछ भी इनॉग्रेशन हो या कुछ भी हो तो उसमें जो है ब्यूरोक्रेट्स जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाएं। वैसे भी बुलाते हैं, ये एक जनरल नॉर्म है, बुलाते हैं, बट हर काम के लिए तो नहीं बुलाना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आप बुलाए। बट इसमें दिख रहा है कि किसी ने अपने ईगो पे ले लिया होगा या जो है, इससे एक मोरल जो है डाउन तो डेफिनेटली होता है ब्यूरोक्रेट्स का, जबकि ऑलरेडी काफी सिस्टम जिस हिसाब से है सबसर्विएंट रहना स्लो पड़ता है। हाँ, ठीक बात। विकास, इसमें एक और चीज़ है जिस पर मैं आपसे की कमेंट्री चाह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी में जो, जैसा दीप ने भी कहा कि एक ऐसा एक पैटर्न रहा है या ऐसा एक परंपरा जैसी रहती है कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो जनप्रतिनिधि है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की चीज़ों में आमतौर पर बुलाता है। तो और उसका एक तरह का राइट भी है कि वो उस इलाके का कोई एमपी है, कोई एमएलए है, वो रहता है। इस मामले में क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जानबूझकर अनदेखी की? अब हम ये तय नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या किया होगा उस अटकल में जाने के बजाय, लेकिन लगता है कि थोड़ा सा इस मामले में चूक हो गई और इसको उस तरह से देखा जाना चाहिए था। हालांकि जब हम लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट देखते हैं तो सबसे ज़रूरी था वो पानी, और वो पानी जिस तरह से उनके विस्थापन या उनके ट्रांसफ़र के बाद उस पाइपलाइन को तोड़ दिया गया और फिर से वो कर दिया गया, तो वो बताता है कि उसके पीछे विंडिक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। फिर भी बुला सकती थी, ये गलती हो गई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को इन्वॉल्व नहीं करना एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो हमारे पास अभी जानकारी है इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा का मामला है कुछ, और लग रहा है कि ईगो पे ले लिया है, और ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से लगता है कि गलती हुई है। लेकिन उसमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वैसा मामला था या नहीं, जनप्रतिनिधि को वहाँ बुलाने लायक चीज़ थी भी या नहीं। नॉर्मली जैसे जनप्रतिनिधि अगर आप बात करें, एक गांव का छोटा सा मामला है, छोटी सी पाइप का मामला है, तो उस लिहाज से हो सकता है कि दिव्या मित्तल जी ने सोचा हो, डीएम ने, कि इतना बड़ा मुद्दा नहीं है एक गांव में पानी पहुंचाने का। लेकिन बाद में जब खबर बन गई और मीडिया में आ गया, तो और ये भी मीडिया में क्या है, इंडियन एक्सप्रेस ने चूंकि उसको उठा लिया और नेशनल लेवल पे हो गया, तो ये बड़ी बात होगी। वरना इस तरह की खबरें ट्रांसफर की खत्म ही हो जाती है, ये चीज़ है। और ये यूपी में ऐसा पहला मामला तो है नहीं, हमने इससे पहले देखा जब कावड़ियों का मामला हुआ था, तब वो डीएम का ट्रांसफर हो गया था। हाँ, उनका भी।
कार्रवाई तो करने के हाँ, लिए। कार्रवाई करने के लिए कि आपने यहाँ से यात्रा नहीं निकलने दी। तो इसके पीछे एक एजेंडा भी है, बहुत सारी चीज़, इनडायरेक्ट मैसेजिंग भी है, डराने की, धमकाने की, ब्यूरोक्रेसी पर ये समझाने की कि आप हमारे लिए हैं, हमारे यहाँ काम करने के लिए। ये बहुत तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी एक तो पूरी तरह से उनको ये मैसेज है कि आपको किसके इशारे पर काम करना, किस तरह से काम करना, और उसमें भी सही गलत के आधार पर फैसले नहीं लेना है। नहीं लेना। पार्टी के सोच के आधार पर या जो सत्ताधारी दल है उसकी सोच के आधार पर फैसले लेना है, जो बरेली वाली घटना का वही जिक्र कर वही रहे हैं कि शाम होते होते उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक इलाके से कोई जुलूस नहीं निकलने दिया क्योंकि उनको आशंका थी कि दंगा हो जाएगा। तो इसमें भी वही हो सर, जैसे 30 तारीख को पानी आया, फिर 1 अगस्त तो पूरा सब जगह दिव्या मित्तल जी का नाम पहुंच गया कि डीएम ने 70 साल बाद पानी पहुंचाया। हाँ, और जब 2 वो 3 स्टोरी 4 हाईलाइट हुई तारीख तो को तो 1 तारीख को फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ। बातचीत को, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं जो कि पहला जिसका जिक्र मैंने किया कि कोटा में इस साल के 8 महीनों में करीब 23 के आसपास बच्चों की ने आत्महत्या की है। और कोटा राजस्थान का एक शहर है। एक समय पर कोटा अपने कल कारखानों के लिए मशहूर था। अभी वहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, एक बड़ा हब है तैयारी करने वाले छात्र 12वीं के बाद छात्र छात्राओं के लिए, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल से संबंधित क्षेत्र में एडमिशन के लिए जाते हैं। तो ये जो नंबर है दीप, इस बार अचानक से बहुत चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, या इससे पहले भी कमोबेश इसी तरह के हालात रहते थे? और इसको लेकर जहाँ तक मेरी जानकारी है राजस्थान सरकार ने एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन क्या कमेटियाँ इस तरह की चीज़ों का, मतलब ठीक है कमेटी स्टडी कर सकती है, कुछ सुझाव दे सकती है, पर वो सुझाव और वो कमेटियाँ इस समस्या का समाधान किस हद तक हो सकती हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले सबसे ये जो समस्या अभी कितनी बड़ी है? जी देखिए, इसको समझने के लिए पहले कोटा के स्ट्रक्चर और इकोनॉमी के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि कोटा का जो कोचिंग स्टूडेंट जो इंडस्ट्री है वो एस्टिमेटेड अराउंड 10,000 to 12,000 करोड़ के वर्थ का है। और अभी तक देखा गया, जैसे इस साल जितने 8 साल में सबसे ज्यादा सुसाइड्स इस साल हुए हैं, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों के डेटा को देखें तो 2018 में भी 20 स्टूडेंट सुसाइड्स हुए थे, एंड उससे पहले 2016 में 16 स्टूडेंट सुसाइड्स हुए थे। सिर्फ 2 सालों में 2020 में, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक उस टाइम था, उससे पहले ही 4 सुसाइड हो गए थे जब तक कि स्टूडेंट्स कोटा से निकलते, एंड 2021 में कोई सुसाइड नहीं हुए थे क्योंकि उस टाइम स्टूडेंट्स थे नहीं कोटा में मौजूद। और अभी जैसे एक खबर काफी पब्लिसाइज हुआ कि कोटा एडमिनिस्ट्रेशन ने कंपलसरी किया है एक स्प्रिंग लोडेड फैन हर हॉस्टल में इंस्टॉल करने के लिए, जिससे कि स्टूडेंट अगर सुसाइड बाय हैंगिंग की कोशिश करते हैं तो वो फैन कोलैप्स कर जाएगा। तो इस टाइप का जो एक इनिशिएटिव है, ये 2017 में भी वहाँ के हॉस्टल एसोसिएशंस और इन्होंने जो है शुरू किया था, पर इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर किया है। तो मेन जो इशू है वो ये है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कोटा में अभी पढ़ रहे हैं, मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स, और ये सभी जो है अलग अलग प्रांत से आते हैं देश के जो है, और कई बार छोटे शहरों से आते हैं, और एक अनफैमिलियर एनवायरनमेंट में आके ये लोग वहाँ पे पढ़ते हैं जहाँ पे फैमिली से दूर रहते हैं। जैसे एक स्टूडेंट जिसने अभी पिछले महीने सुसाइड किया था, वो गया का रहने वाला था, बिहार का, 18 साल का हुआ था अभी जो है। और उसमें उसके फादर से मैंने जब बात किया तो उन्होंने कहा कि वो किसी से बात नहीं करता था आसपास जो उसके हॉस्टल में और स्टूडेंट्स थे, तो उसके फादर ने भी उसको एनकरेज किया था कि आप बात करो आसपास, थोड़ा दोस्त बनाओ। तो उसने बताया था कि पापा डर लगता है, बाहर है, किसी पे भरोसा नहीं कर पाते कि बाहर आए हुए यहाँ पे विदेश में आए हुए हैं, ऐसा उसका कहना था। कि वो पूरी जिंदगी गया में पढ़ा, उसके बाद अचानक कोटा में आ गया। जी। तो और जब स्टूडेंट्स तो एज यंग एज जैसे 14 साल के हैं वो भी आ जाते हैं, क्लास 9 के जो स्टूडेंट्स हैं, तो एक सिस्टम देखा गया है डमी स्कूल्स का। तो ये एक बड़ा रीजन है कि जो मेन स्ट्रीम से स्टूडेंट्स कट जाते हैं। डमी स्कूल का ये सिस्टम है कि जैसे आप क्लास 9 से ही जेई या नीट के प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं कोचिंग सेंटर्स,
हाँ तो कोचिंग सेंटर्स में जैसे 6 घंटे का तो मिनिमम शेड्यूल होता है, उसके बाद टेस्ट भी होते हैं, होमवर्क भी होता है। तो आप रेगुलर जो स्कूल लाइफ है वो आप जा नहीं सकते, स्कूल में क्लासेस कर नहीं सकते। तो ऐसे में कई स्कूल्स है, कोटा में भी है और कोटा के बाहर भी है, जो आपको एनरोल तो कर लेंगे एज अ रेगुलर स्टूडेंट, लेकिन आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं होती। एग्जाम दे दिए जाके बस। बिल्कुल, सिर्फ एग्जाम देने जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि पूरा ही मेन स्ट्रीम जो एक स्कूल लाइफ है उससे कट ऑफ हो जाता है, स्पोर्टिंग एक्टिविटीज, फ्रेंड्स, उसका एक मैकेनाइज शेड्यूल से सिर्फ वो जुड़ जाते हैं, जहाँ पे कोचिंग में जाएं और टेस्ट करें और प्रिपरेशन करें। इसी से एक बहुत एक तनाव आता है। और एक चीज और इनके दिमाग में काफी जो रहती है वो ये है कि इनके पेरेंट्स जो कई वर्किंग क्लास से भी आते हैं, मिडिल क्लास से भी आते हैं, लोअर मिडिल क्लास से भी आते हैं, वो अपनी पूरी जिंदगी के सेविंग्स जो है बच्चों के पीछे वो दे देते हैं कोचिंग सेंटर्स में, क्योंकि मिनिमम फी तो एटलीस्ट 1 लाख तो है ही एक हाँ हाँ साथ। तो उनके दिमाग में एक गिल्ट भी एक काम करता है, अगर उनका जो है साइंस पढ़ने का इच्छा नहीं है तो नहीं कर पाते। वो ठीक एक बात बड़ा है। रीजन। विकास, जी। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चों की ये समस्या है ये? कुछ हद तक तो दीप जी ने बताया ही कि क्या समस्याएं हैं। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि स्प्रिंग वाले पंखे लगाए गए हैं, तो उसमें एक चीज़ ये है कि अभी जालियां भी लगाई जा रही हैं जो बाहर बालकनी है, ताकि वहाँ से भी बच्चे ना कूदें। लेकिन इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा है। जैसा कि उसमें एक फिल्म है 3 इडियट, उसमें डायलॉग भी है कि वो तो दिखता है कि गला दबा है, रस्सी दब, वो तो दिखता है, लेकिन मेंटल प्रेशर नहीं दिखता। तो बच्चों पर जो मेंटल प्रेशर है उसको मेज़र करने का तो कोई तरीका है नहीं। और दूसरा ये है कि जैसा बताया कि अभी गया वाला जो इन्होंने केस बताया, तो उसके साथ ये है कि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन, उसमें बच्चा या तो बिल्कुल एकदम से गांव में, शहर में, अपने लोकल इलाके में पढ़ रहा है, और फिर अचानक से उसको लगता है कि ऐसी जगह आ जाए जहाँ वो कोई भरोसा नहीं कर पा रहा, एक्सपोजर नहीं है एक्सपोजर कोई। नहीं है अचानक से, वो एक चीज़ है। और कुछ रीज़न उसमें 2-4 रीज़न और भी हैं, जैसे प्रेगनेंसी का एक रीज़न है, और ब्रेकअप, ये इस तरीके के रीज़न भी है वहाँ। इवन जो कमेटीज़ हैं जिन्होंने फाइंड आउट किया था, तो उसमें ये भी रीज़न दिया था कि ये भी एक रीज़न है। एक्सपेक्टेशन और बच्चों पर दबाव तो रीज़न है ही। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी जो है हम बच्चों की जिस तरीके से कम होती जा रही है। जैसे मुझे अपनी पढ़ाई का दौर याद आता है, जब हम थे तो हम पिटते भी थे, सब चीज़ें होती थी, लेकिन कभी वैसा स्ट्रेस नहीं लगा। अब बच्चों को उस तरीके से क्या कहा, ढाला नहीं जा रहा। वो फिजिकली भी कमज़ोर होते जा रहे हैं, मेंटली भी कमज़ोर हो रहे हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि एक बड़ा रीज़न है। उनको ना घर में वैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है। आप देखिए, आप बच्चों को अब डांट नहीं सकते, तो वो भी एक रीज़न है। उसके भी हालांकि अपने नुकसान है कि डांटना भी किस हद तक और कैसे बैलेंस बना के, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये भी बड़ा रीज़न है। मैं देख रहा था तो एक साइकोलॉजिस्ट ने बताया ये सबसे बड़ा रीज़न है। बच्चों के साथ हो क्या रहा है कि अचानक से उनको इतना सॉफ्ट मिल जाता है, पैम्परिंग उनकी होने लगती है, और जैसे ही वो घर में बाहर जाते अचानक हैं, से फिर बहुत हाँ, हार्श और एनवायरनमेंट फिर हो जाता एकदम से है, उनको लगता है कि ये तो ब्रेक डाउन हो हाँ, जाता ब्रेक है। डाउन हो जाता है। तो बच्चों को समझ में नहीं आता वो क्या करें, उनको अचानक से ये एक बड़ी एक वजह है जो साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन है, कि आप एक बहुत ही सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में आपने अपने जीवन के 15, 16, 17 साल बिताए हैं, और फिर अचानक से आपका एक्सपोजर एक ऐसी दुनिया से होता है जहाँ पर आपकी सारी वो जो घरेलू सिक्योरिटी है, जो माँ बाप के घर आसपास रह रहे हैं, या अपने घर वाले, अपनी जान पहचान, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, परिवारों के बीच में रहने का जो वो है, वो अचानक से चला जाता है। और आपको प्रूव करना होता है, आपको अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के अंदर में प्रूव करना है। टाइम भी बहुत कम होता है। तो ये तो एक बड़ी वजह मेंटल ब्रेकडाउन की है कि आप प्रेशर झेल नहीं पाते, क्योंकि आप पहले जैसा एटमॉस्फेयर उस तरह से नहीं हुआ। बच्चे वास्तव में बहुत पैम्पर्ड और बहुत ही उस तरह के माहौल में बड़े हो रहे हैं। दूसरा ये है जो एक समस्या की, आप जो फैमिली का एक्सपेक्टेशन है कि आप 9वीं 10वीं में ही बच्चे को उस तरफ मोड़ देते हैं, आपने लगा दिया ट्यूशन और कोचिंग सेंटर्स में भेज दिया कि जेई और ये वो। और मेरे ख्याल से 9वीं 10वीं वो एज है जहाँ पर बच्चे उस तरह से डिसाइड नहीं किए होते हैं कि उनको क्या करना है, ना उनकी उस क्षमता का पूरा आकलन हो पाया होता है कि असल में वो क्या कर रहा है, क्योंकि 10वीं तक आते आते कम से कम वो सारे विषय पढ़ रहा है, सब में ऑन एन एवरेज कर रहा है, किसी एक में शायद थोड़ा अच्छा कर रहा हो, थोड़ा कम।
उसके बाद 12वीं तक आते आते, तो 12वीं जो लिमिट है 12वीं करने का, वो एक सीमा है जहाँ पर जाकर वो डिसाइड कर सकता है 12वीं के बाद कि अब वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो एक तरह से वो हक छीन लिया गया है, वो उस पर भी किसी का प्रेशर है, किसी ने उसको कि नहीं तुमको डॉक्टर और इंजीनियर यही दो लाइन है, जी नीट कर लो या जेईई कर लो या जो भी है। तो एक तो ये प्रेशर। तीसरा एक चीज़ जो समझ में आ रही है कि परिवार अपना सब कुछ लगा दे रहा है वहाँ पर, अपना 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए सालाना का वो खर्च कर रहा है। जैसे बीबीसी की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, तो इसमें ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो सुसाइड करने वाले, उनका आर्थिक जो बैकग्राउंड है वो निम्न वर्ग का और लोअर मिडिल क्लास का, यही दो उससे इकोनॉमिक स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं ज़्यादातर संबंधित बच्चे हैं। और जो उम्र है सुसाइड करने वाले बच्चों की, उसमें 50% से ज़्यादा बच्चे अभी बालिग भी नहीं, 17 साल के हैं ज़्यादा बच्चे। और जो सबसे बड़ा बच्चा था जिसकी डेथ हुई है इस साल, वो 22 साल का था बस, बाकी कोई 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल ऐसे बच्चे हैं। तो उस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है कि मेरे बाप 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए महीने का सालाना लगा रहे हैं, मुझे अगले 1-2 साल में प्रूव करना है, नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें मिल के कहीं ना कहीं एकदम एक बड़ी होपलेस सिचुएशन बना रही हैं, जो कि इस उम्र के बच्चों की इस उम्र में इस उम्र के लिए ठीक नहीं है, इस बर्डन को झेल पाना, इसका सामना कर पाना। स्मिता? अतुल, इसमें 2-3 चीजों का मैं जिक्र करूंगी। एक तो देखिए, ये जो इंजीनियरिंग मेडिकल आज की तारीख में हमारे जॉब ऑप्शंस प्रोफेशनल चॉइसेस काफी ज्यादा हैं कंपेयर टू 2 दशक पहले जो हमारे पास अवेलेबल थे ऑप्शंस। लेकिन फिर भी अगर भारत आज 1.4 अरब लोगों का एक देश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड देश है पूरे दुनिया भर में, नौकरियां उस हिसाब से नहीं है। और जो ज्यादातर सरकारी नौकरियां हैं वो अभी भी इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में ही हैं। तो ये जो छोटे गांवों से दूर दराज के क्षेत्रों से टाउन जो आपकी टाउन बी हैं, टीयर 2 सिटीज हैं, टीयर 3 सिटीज है, यहाँ से जो बच्चे आते हैं कृषि से ये दूर हो चुके हैं। और कृषि से दूर होकर जो बच्चे, जिनको लगता है कि हम पूरी तरीके से, हमारी भाषा पर शायद पकड़ नहीं है, हमारी अंग्रेजी मीडियम में स्कूलिंग नहीं हुई है, वो भी एक दिक्कत है कि उस तरह की हाई प्रोफाइल व्हाइट कॉलर जॉब्स हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे सरकारी नौकरियों का। इसीलिए आप देखते हैं कि जब जब एक सरकारी पोजीशन क्लर्क का भी खुलता है तो करोड़ों के लेवल पर जो है एप्लीकेशंस आते हैं। तो ये तो बात होगी कि क्यों इन जॉब्स के लिए प्रेशर है। दूसरी बात है, मेरी भांजी डीयू में पढ़ती है अतुल, और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है करोल बाग में पीजी में रहकर। तो मैं देखती हूँ उसके साथ भी जो ये छोटे छोटे शहरों से बच्चे वगैरह आए हैं, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ, भांजी झारखंड से हैं, इन सारे बच्चों का ना, आप परिवार से दूर होते हैं, बड़े शहर में एक पीयर प्रेशर आपका अलग बनने लगता है, सोशल मीडिया पर अलग प्रेशर है आज की तारीख में। आप जो लगातार इंस्टा रील्स में उलझे हुए हैं, आपका दिल कह रहा है कि मैं लगातार इंस्टा रील बनाऊं, दूसरी तरफ दिमाग कह रहा है कि नहीं भाई, परिवार वालों का इतना कर्ज है, पढ़ाई करो। ये जो एक लगातार एक पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है बच्चों में, समथिंग एज सिंपल एज कि आपको जब खाना लगातार आप सही नहीं खाते हो, यहाँ आने के बाद से पिछले कुछ महीनों में मेरी भांजी की तबीयत शायद दिल्ली में आकर 4 बार गंभीर रूप से खराब हुई है। इन सब चीजों का जब अमेलगमेशन होता है, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि मेंटल हेल्थ को लेकर अभी भी आज बड़े शहरों में मेंटल हेल्थ को लेकर बात होती है, लेकिन आप बड़े शहरों, आप छोटे शहरों को तो भूल जाएं, खुद हमारे न्यूज रूम्स में भी हम संजीदा तरीके से मेंटल हेल्थ पर बात नहीं करते। जब वो तस्वीर दिखाई जाती है कि वो शख्स जो है पंखा हटा रहा है और उसमें फांसी टांग कर कोशिश कर रहा है कि वेट ले पा रहा है या नहीं, अधिकारी जाकर, कॉपी कैट सुसाइड्स होते हैं जिनके बारे में बार बार साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं। ये जिन गांव जिन शहरों से आ रहे हैं, वहां मेंटल हेल्थ को अभी भी टैबू माना जाता है। परिवार वाले कहेंगे कि पागल हो गए हो क्या, मेंटल हेल्थ का जहां आप जिक्र करोगे। तो वो, और डिमांड एंड सप्लाई बहुत बड़ा गैप है। साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट जो मिलते हैं वो काफी महंगे होते हैं। तो ये काउंसलिंग 2-3 स्तर पर होने की जरूरत है। देखिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट या फिजिकल वायलेंस बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए मैं उसके सब खिलाफ हूँ। मेरे साथ वैसा हुआ है, मारपीट हुआ है, मुझे थप्पड़ पड़ी है, ठीक है, मैं मजबूत पर्सनालिटी हूँ, लेकिन ये दूसरों के साथ नहीं होनी चाहिए। आप क्रिएटिव तरीके ढूंढे कि बच्चों को आप कैसे अनुशासित कर सके, कैसे आप रेड लाइंस ड्रॉ कर सके। लेकिन ये काउंसलिंग स्कूलों में वो प्रावधान नहीं है हमारे पास कि जो 9th 10th ग्रेड के बच्चे, जहां प्रेशर बढ़ना शुरू हो, उनके साथ आप कर सकें। जो टीचर्स है कोटा में अतुल, आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह रूथलेस प्रेशर में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो भी खुद वही देखकर बड़े हुए हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट देखकर बड़े हुए हैं। उनको लगता है कि अगर जो मेरे साथ हुआ है मैं बच्चों के साथ नहीं करूंगा तो बच्चे जो है वो सीरियसली नहीं लेंगे पढ़ाई को। तो ये जब अशोक गहलोत सरकार ने कहा कि 2 महीने के लिए एग्जाम्स बंद कर दीजिए,
कुछ आई थिंक काउंसलिंग लाइंस खोले थे, दीप को पता होगा कि पता नहीं वो ऑपरेट करते हैं या नहीं, या उनका कितना इस्तेमाल होता है, लेकिन वो काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, बोथ एट द लेवल ऑफ पेरेंट्स, एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, एज वेल एज एट द लेवल ऑफ जो कोचेस हैं कोटा में, कि व्हाट आर यू डूइंग। एंड ये कॉपी कैट जो सुसाइड्स है ना, ये बहुत डेंजरस है, इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी होता है कि जब न्यूज में भी ये रिपोर्ट हो तो आप साइकाट्रिस्ट से बात करें, आप इसको जो है संजीदगी से WHO की गाइडलाइंस के तहत आप रिपोर्ट करें, नहीं तो ये केसेस नहीं रुकने वाली है। स्मिता ने कहा कि काउंसलिंग लाइंस वाला, तो काउंसलिंग लाइंस ऑपरेट हो रहे हैं, बट जो वॉल्यूम स्टूडेंट्स का है, जो नंबर है, वो इतना ज्यादा है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है या ना इतने काउंसलर्स है। वही तो डिमांड सप्लाई गैप। आप बिल्कुल। भारत में एक साइकाट्रिस्ट के पास अगर आप जाएंगे, 1 घंटे का सेशन इज एटलीस्ट 5,000 रुपए, ठीक बात। जो किसी भी एक आम परिवार के इंसान के लिए काफी महंगा है, आप नहीं कर सकते हैं अफोर्ड उसे। आप 2 बार ही जाएंगे मुश्किल से, उसके बाद तीसरी बार कहेंगे कि रहने दो, मैं ठीक फील कर रहा हूँ। हम वीडियो का सेशन जो है इस चर्चा का यहीं पर रोकेंगे। पॉडकास्ट ये जारी रहेगा जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप सुनते हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल, गूगल, जहाँ पर भी, और हमारी वेबसाइट पर भी आप इसको सुन सकते हैं, वहाँ पर आप इस पॉडकास्ट को आगे सुन सकते हैं। नमस्कार। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।